नमस्कार मित्रों, मैं हीरालाल अहीर, सहायक आचार्य RND PG कॉलेज कपासन, BA फर्स्ट ईयर, समाज शास्त्र का परिचय, भाग 10। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष समाज की प्रकृति और विशेषताओं के ऊपर मैं आज एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। नेचर ऑफ सोशल एंड एट्रीब्यूट्स। इस संबंध में भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज की अलग अलग विशेषताओं और उसकी प्रकृति के बारे में अपने व्यूज प्रस्तुत किए हैं, परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आज मुख्यतः हम लगभग 7-8 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिनके माध्यम से हम समाजशास्त्र की विशेषताओं और उसकी प्रकृति को हम समावेश करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में पहला बिंदु आता है, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है। देखिए, मैकाई और पेज नाम के एक समाजशास्त्री हुए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोसाइटी। उस सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और उस जाल में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है। इस संदर्भ में इस प्रकार का कथन इन्होंने पहले से कह दिया है, सामाजिक संबंधों के बिना परिवार की उत्पत्ति संभव नहीं है। समाज ऐसे ही परिवारों का एक संगठन होता है जिसमें अनेकों नातेदारियों का जाल बिछा हुआ होता है। इन्हीं नातेदारियों और संबंधों की विधिवत और संतुलित व्यवस्था ही समाज का अस्तित्व संभव होता है। बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के प्रत्येक सामाजिक सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होता है। अतः सामाजिक संबंधों की व्यवस्था हो कोई समाज कहाँ है। यानी बहुत अच्छी बात इस बिंदु में आई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, समाज के किसी न किसी घटक से, समाज के किसी न किसी संगठन से, समाज के किसी न किसी व्यक्ति समूह से उसे अंतःक्रिया करनी पड़ती है, उसे संपर्क स्थापित करना पड़ता है। या तो वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है या अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति वो करवा रहा है। दोनों ही स्थितियों में क्या करना होता है, उसे अंतःक्रिया करनी पड़ती है, संपर्क स्थापित करना पड़ता है। और इसी क्रिया और अंतः प्रक्रिया में सामाजिक संबंधों का एक जाल बन जाता है और उसकी व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। दूसरा बिंदु है, समाज अमूर्त होता है। यहाँ अमूर्तता से तात्पर्य है कि दिखाई नहीं देने वाला, यानी जो दिखाई नहीं देता है उसे हम अमूर्त कहते हैं। समाज मनुष्य का मूर्त रूप नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य हमें मूर्ति के रूप में दिखाई देता है, समाज को हम उस मूर्त रूप में नहीं देख सकते हैं। ये तो केवल एकमात्र मानव संबंधों की व्यवस्था होती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। समाज को देखा व स्पर्श नहीं किया जा सकता है, परंतु महसूस अवश्य किया जा सकता है। इसलिए समाज को समाजशास्त्रियों ने अमूर्त कहा है। समाजशास्त्रियों ने समाज की तीसरी विशेषता के बिंदु में बताया है कि समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। समाज के सदस्यों के मध्य सहयोग व संघर्ष दोनों ही प्रक्रियाएं समानांतर और निरंतर चलती रहती है और दोनों ही संबंध समाज के लिए अति आवश्यक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि सहयोग समाज का रचनात्मक पक्ष होता है, तो वहीं दूसरी तरफ संघर्ष समाज के सदस्यों में समाज की किसी विशेष व्यवस्था के प्रति अलगाव को उत्पन्न करने का एक चरण होता है या एक माध्यम होता है। सीधे शब्दों में कहें तो समाज में किसी व्यवस्था का विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका ही क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। अर्थात समाज का कोई वर्ग समाज की किसी व्यवस्था से असंतुष्ट है, यदि वह उससे नाराज है, अपनी नाराजगी अगर जाहिर करना चाहता है, तो नाराजगी जाहिर करने का जो माध्यम होता है वही क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। इस संदर्भ में मैकाई और पेज ने ठीक ही कहा है कि समाज में दो प्रकार की शक्तियों का समावेश होता है। एक समाज को एकता के सूत्र में मानती है तो दूसरी समाज को पृथक करती है। अर्थात एक प्रक्रिया ऐसी है जो समाज की एकता को मजबूत करती है, जिसे हम सहयोग कह सकते हैं, और दूसरी प्रक्रिया ऐसी है जो समाज की एकता को क्या करती है, कमजोर करती है, जिसे हम संघर्ष कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ समाज को पृथक करती है। समाज में सहयोग को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। यानी कोई व्यक्ति अगर डायरेक्टली किसी का उसके समक्ष जाकर उसकी हेल्प करता है, सहयोग करता है, तो प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सहयोग कर रहा है और वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग कर रहा है, तो हम उसे अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार संघर्ष को भी समाजशास्त्रियों ने दो भागों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। यदि हम किसी वर्ग विशेष व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर उसे अगर संघर्ष कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष संघर्ष की श्रेणी में आएगा, परंतु हम किसी से अप्रत्यक्ष रूप से किसी के पीछे खड़े रहकर किसी से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो वह अप्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति में शामिल होता है।
चौथी विशेषता है समाज में समानता और विषमता दोनों ही पाई जाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर पेज ने कहा है, यदि समाज के सदस्य सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के एक ही समान होंगे, यानी व्यक्ति समाज में सभी एक जैसे होंगे, एक समान होंगे होने से तात्पर्य है कि सभी लोग एक जैसे होंगे, तो उनके संबंध किस प्रकार हो जाएंगे? चींटियों और मधुमक्खियों की भांति हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानव समाज में समानता और विषमता दोनों ही विद्यमान होती है और यह समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी होती है। यदि समाज में सिर्फ समानता पाई जाएगी तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मनुष्य अपनी समस्त सामाजिक, आर्थिक, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में किसी न किसी पर निर्भर रहता है और यह इन आवश्यकताओं की पूर्ति तभी संभव होगी जब समाज में विषमताएं विद्यमान होगी। विषमता की आवश्यकता नहीं होती है जितने की समानता की होती है। समानता और विषमता दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। समाज में पाई जाने वाली विषमताओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: जैविक विषमताएं, सांस्कृतिक विषमताएं और प्राकृतिक विषमताएं। 5वीं विशेषता है समाज में एक दूसरे पर आश्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समाज का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, उसका जो स्कोप है लार्ज स्केल पर विद्यमान है, व्यापक लंबा चौड़ा है। समाज में मनुष्य के अतिरिक्त उसके प्राथमिक और द्वितीय, तृतीय नातेदारी और सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों के साथ उनकी गतिविधियां भी शामिल होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर ही कर सकता है। अतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर किसी न किसी संस्था, संगठन, समिति पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्भर रहता है। अगला है समाज का निर्माण केवल मनुष्यों से नहीं होता है, यानी समाज का निर्माण सिर्फ मनुष्यों के संगठन से संभव नहीं है, अपितु इसमें बहुत सारी चीज़ें और शामिल होती है। समाज के निर्माण में समाज की मूलभूत समस्त इकाइयों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होती है, जैसे परिवार, पड़ोस, समुदाय, समिति के साथ साथ इनकी परस्पर अंतःक्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां भी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और केवल मनुष्यों का संगठन नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्ति, लोगों की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान आदि समस्त घटकों के संगठन से ही समाज का निर्माण होता है, केवल मात्र मनुष्य से समाज का निर्माण संभव नहीं है। समाज हमेशा परिवर्तनशील रहा है। इस संदर्भ में मैकाइवर पेज ने ठीक ही कहा है, समाज में समय के अनुसार निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन सामाजिक संबंधों में, सामाजिक व्यवस्था में देखे जा सकते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं तथा कानून और प्रथाओं में दिन प्रतिदिन और उसकी प्रविधियों में, रूढ़ियों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और कहा भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए समाज में भी हमेशा क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। यदि समाज में परिवर्तन नहीं होंगे तो समाज अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अतः हम कह सकते हैं समाज के लिए परिवर्तन अति आवश्यक है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे की क्लास में इससे विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो, सर मैं वीडियो बना रहा हूँ जी। अच्छा।